Hello guys, how are you? This is me Ravinder Olyan, physics teacher. Today I am going to make you understand about the very first chapter of class 12th physics, that is electrostatic. Guys, जैसा कि नाम के चैप्टर से ही क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो रही है कि ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो उसकी स्टडी करते हैं। तो देखिए, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। समझ आ गया होगा, मतलब वो ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम चार्ज जब रेस्ट पे होता है तो उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं। तो गाइज, इसकी नॉलेज हमारे लिए काफी हेल्पफुल है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर करना चाहूंगा। गाइज, हमने सबने नोट किया होगा कि मोस्टली हम विंटर में वुलन और सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते हैं। तो उस समय हमें जब कभी उन कपड़ों को उतारते हैं या उनको कॉन्स्टेंटली हम रब करते हैं तो हमें नोटिस होता है कि वहां पे क्रैकलिंग साउंड या समटाइम्स कुछ स्पार्किंग जैसा नजर आता है। तो वो किस वजह से हुआ? वो चार्ज के कारण हुआ, क्योंकि जब वो कपड़े हमारी बॉडी से रब होते हैं तो उस समय वहां चार्ज बन जाता है, और वो चार्ज जब हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में जाता है तो उस समय स्पार्किंग होती है। और ये प्रोसेस जब चार्ज अर्थ में जाता है इसको हम अर्थिंग बोलते हैं। इसको हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग दोनों वर्ड से इसको हम बोल सकते हैं। तो गाइज, ऐसा ही सेम हो सकता है कि यदि व्हीकल्स फास्टली रोड पे मूव करते हैं काफी लॉन्ग डिस्टेंस, तो उस समय एयर भी तो उनसे रगड़ खाते हुए, उनकी बॉडी से रगड़ खाते हुए पीछे जाती है, तो जिसके कारण उनकी बॉडी भी चार्ज हो जाती है। और यदि वहां ज्यादा अमाउंट का चार्ज इकट्ठा हुआ तो उस केस में स्पार्किंग जो है डेंजरस हो सकती है, और श्योरली डेंजरस हो सकती है यदि केस है कि पेट्रोल टैंकर है या इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस उस व्हीकल में हम लेके जा रहे हैं, तो उस केस में वहां बहुत बड़ा और डेंजरस केस हो सकता है। काफी हद तक वहां पे हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो इसकी नॉलेज हमारे को कहाँ काम आती है, ये देखिए कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से सीखते हैं कि चार्ज को इकट्ठा एक जगह न होने दें, उसको हम ग्राउंडिंग या अर्थिंग करते रहें। तो इस वजह से हमें पता लगा कि जो व्हीकल्स के टायर हैं उनको इंसुलेटर की बजाय कुछ कंडक्टिंग बना दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा चार्ज बना है बॉडी पे, व्हीकल की बॉडी पे जो चार्ज इकट्ठा हुआ है वो उन कंडक्टिंग टायर्स के थ्रू अर्थ में चला जाए। और गाइज, जैसा कि अगर केस है कि पेट्रोल टैंकर है या फिर इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस अगर हम किसी व्हीकल में लेके जा रहे हैं, तो उसके पीछे तो स्पेशल मेटेलिक रोप्स, जिनको हम जंजीर बोलते हैं, वो लटका दी जाती हैं, क्योंकि जो चार्ज इकट्ठा हो रहा है उसकी बॉडी पे वो टोटली चार्ज अर्थ में जाता रहे। अगर वो ना जाए तो वहां पे स्पार्किंग अगर होती है तो वो बहुत बड़ा जो है हमारे लिए खतरा बन सकती है। तो यहाँ इस प्रकार से इसकी नॉलेज हमारे लिए हेल्पफुल है। तो अब बात मैं बार बार कर रहा था, चार्ज होता क्या है, कैसे बनता है। देखिए, चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है, और चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, जिसके कारण वो किसी दूसरी बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर पाता है। इंटरेक्ट मीन्स अट्रैक्ट या रिपेल। समझ में आया? यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, कि ये ऑब्जेक्ट इसके साथ कैसे अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, ये चार्ज की वजह से ऐसा होता है। तो गाइज, ये चार्ज के बारे में बताया कुलम्ब ने। कुलम्ब साइंटिस्ट है जिसने चार्ज के बारे में बताया, तो इस वजह से इसकी जो ऐसा यूनिट रखी गई वो भी कुलम्ब रखी गई। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो बेसिक पॉइंट्स हैं, हमारी नॉलेज के लिए काफी हेल्पफुल है। तो ये जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट जो चार्ज की होती है वो फ्रैंकलिन होती है, और लार्जेस्ट यूनिट जो चार्ज की होती है वो फेराडे होती है। एक फेराडे में 96,500 कूलम होते हैं, आप याद रखेंगे, 96,500 कूलम। और 1 ESU यानी कि 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का मतलब होता है एक स्ट्रेट कूलम के बराबर। 1 ESU और 1 स्टेट कूलम्ब एक ही बराबर होते हैं, और एक कूलम्ब में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिक इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और आप इनको नोट भी कर सकते हैं।
तो देखिए हम बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज जो है अगर रेस्ट पे है तो वो हमेशा एक फील्ड सेट कर लेता है अपने चारों तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों तरफ सेट हो जाएगी एक चार्ज की तरफ, चाहे वो नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाती है। यदि चार्ज मोशन में है तो मोशन में तो दो तरीके से हो सकता है, या तो उसमें एक्सीलरेशन हो रहा है या एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है। यदि एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है, एक्सीलरेशन 0 है, तो उस समय उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाती है। और यदि उसमें एक्सीलरेशन होता है यानी कि 0 के इक्वल नहीं है, अगर वहां पे एक्सीलरेशन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो बननी ही बननी है, लेकिन साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी उसमें प्रोड्यूस होती हैं। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? जो कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकें, जैसे कि हम कह सकते हैं इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, ये सब किसके एग्जांपल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल है। तो गाइस अब बात करते हैं कोज ऑफ चार्जिंग की, कि कोई चीज चार्ज कैसे हो जाती है। देखो एक कॉमन सा एग्जांपल है कि हम सब ने किया होगा कि हम स्केल को ऐसे रब करते हैं और वो चार्ज हो जाता है, जिसके कारण वो किसी छोटे छोटे पेपर्स को या पेंसिल के छिलकों को वो अट्रैक्ट कर लेता है। इसका कारण तो आपको पता लग गया कि वो चार्ज हो जाता है, लेकिन वो चार्ज कैसे हो जाता है, क्या कारण है उसका चार्ज होने का, तो ये आप बात ध्यान रखेंगे। वो चार्ज कैसे हो जाता है, वहां पे एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, ये इसका मेन कारण है। कोज ऑफ चार्जिंग आप याद रखेंगे, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से दूसरी पे, तो ऑब्वियसली उन पे चार्ज बन जाएगा दोनों ही बॉडी पे। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है उस पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का गेन करना यानी कि नेगेटिव चार्ज को गेन करना। तो अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक सबसे छोटा इंडिपेंडेंट चार्ज हम कह सकते हैं जो एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब बात आती है सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से छोटे तो और भी पार्टिकल होते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, लेकिन उनका जो चार्ज है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो सबसे कम, सबसे छोटा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेबल चार्ज है। आप याद रखेंगे प्रोटॉन पे इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो यहां से जो कंक्लूजन हुआ ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है नियरली सेम है। अब बात करते हैं मास की, कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जो कि नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। लिख दिया है मैंने यहाँ नेग्लिजिबल, बहुत कम है मास इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, जो कि काफी कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मास से तो ये 1836 गुना ज्यादा है। तो ये बात आप याद रखना कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली सेम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये कंक्लूजन भी यहां मैंने आपको नोट करा दिया है, तो ये बातें आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था एक बॉडी से दूसरे पे, वो किस वे से और कैसे होता है आप ध्यान रखेंगे। उसके लिए मैंने एक नोट बना दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरे पे, वो कैसे होते हैं। उस बॉडी से वो ट्रांसफर होंगे जिसका वर्क फंक्शन लोअर है, और कहां हो जाएंगे, जिसका वर्क फंक्शन हाइयर है। तो लोअर वर्क फंक्शन वाली मटेरियल से या उस बॉडी से वो हाइयर वर्क फंक्शन वाली बॉडी पे ट्रांसफर होते हैं। तो बात आती है ऐसा उनको क्या मिल गया कि वो ट्रांसफर होने शुरू हो गए अपने आप से लोअर वर्क फंक्शन वाली बॉडी से हाइयर वाली पे। तो एक बात है कि वो आयनाइजेशन एनर्जी जब उनको मिल जाती है वो जब ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस में तो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स।
तो जब कभी भी लूज और गेन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ही लूज और गेन होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं न्यूक्लियस में। तो बात आती है कि एक आयनाइजेशन एनर्जी क्या चीज है। तो ये है कि वो एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को चाहिए होती है ताकि वो जंप कर जाए अपने न्यूक्लियस से दूर किसी दूसरी बॉडी पे। तो ये वो कम से कम एनर्जी है जिसको लेके इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस टू अदर बॉडी। ध्यान रखेंगे, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। और ये एनर्जी क्या कर देती है, जो लूजली बाउंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के साथ, उसमें प्रोटॉन के साथ, तो वो लूजली बाउंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है आयनाइजेशन एनर्जी, जिसकी वजह से वो जंप कर जाते हैं दूसरी बॉडी पे। ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि क्या जब कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होता है तो उसके मास पे कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि किस तरीके से मास वेरी करता है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि वैसे तो आप के माइंड में एक पॉइंट होगा कि मास इज कंजर्व इन नेचर, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट यहां हम सीखेंगे कि मास चेंज होता है जब वो चार्ज, कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होता है तो हमेशा चार्जिंग के दौरान मास कैसे चेंज होगा, जिस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया यानी कि उस पे पॉजिटिव चार्ज आया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी हमेशा अपना मास कम कर देती है कुछ ओरिजिनल मास से। जैसे कि ये मार्कर है, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप होके दूसरे पे चले गए हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास था, भले ही बहुत कम था लेकिन कुछ तो मास था। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां से दूसरे पे गए हैं तो वो कुछ कम हुआ है, इसका मास कुछ कम हुआ है। और इस पे चार्ज कैसा आया हुआ है, पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। और जिस ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया यानी कि उन्होंने नेगेटिव चार्ज को एक्वायर किया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का गेन यानी कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का गेन हम कह सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का गेन यानी कि इलेक्ट्रॉन कुछ मान लो 10-20 इलेक्ट्रॉन जितने भी आए हैं तो उनका मास भी तो उसमें जुड़ेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है वो उसका मास थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और जिस समय चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी से लूज होते हैं उनका मास थोड़ा सा कम हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम यहाँ एक बेसिक डिफरेंस कर लेते हैं चार्ज और मास में। चार्ज और मास में अब ध्यान रखेंगे, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। कब ऐसा संभव है कि कोई न्यूट्रल है ऑब्जेक्ट, जब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इन सेम क्वांटिटी, देन दिस ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल। ओके, अब इनके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। चार्ज तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव होगा। क्लियर? लेकिन चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। चार्ज किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे हम देखते हैं कि मास इंक्रीज विद द वेलोसिटी। क्लियर? मास बढ़ जाता है वेलोसिटी से। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, मैं लिख भी देता हूं, m is equals to m naught by under the root 1 minus v square by c square। तो यहां इस फॉर्मूले से हम देखेंगे तो मास भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी से। जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी तो मास भी बढ़ेगा। जैसा कि हमने 11th क्लास में वेरिएबल मास वाले टॉपिक में, रॉकेट वाले टॉपिक में हमने सीखा, उसमें dm मास प्लस कर देते थे हम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है और मास अभी तक क्वांटाइज्ड नहीं है। हमने इसके बारे में कुछ नहीं सीखा है, ना हम इसके बारे में ऐसा कह सकते कि मास क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर, मींस हमने पढ़ा है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और वी कैन से कि चार्ज किसी आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। और मास इज नॉट कंजर्व,
अरे कंजर्व कहां से रहेगा जब चेंज हो रहा है, जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती है तो भी मास बढ़ता है, या कोई ऑब्जेक्ट है जब वो चार्ज होता है तो भी मास में चेंज आता है, तो हम कह सकते हैं कि मास कंजर्व नहीं होता। अब बात करते हैं कि जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, लेकिन जो फोर्स दो मासेस के बीच में होगा वो हमेशा अट्रैक्टिव होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो बच्चे यहां से जो बेसिक पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के लिए, वो मैं यहां से आपके क्लियर कर चुका हूं। अगर कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम अभी स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स अभी और डिस्कस कर लेता हूं कि चार्ज कितने टाइप का होता है। ये तो हम सब जानते हैं कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप का होता है। अब हमें पता लग गया पॉजिटिव कब आता है और नेगेटिव कब आता है। ओके, चार्ज किस चीज से पता लगता है? क्वेश्चन है कि नेम द इंस्ट्रूमेंट या नेम द डिवाइस विच help us to determine whether the object या whether the body is charged or neutral or uncharged, we can say। तो वो इंस्ट्रूमेंट या वो डिवाइस जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है, तो वो हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। उसका आंसर क्या रहेगा? इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप इज द डिवाइस दैट हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर द सब्सटेंस इज चार्ज्ड और न्यूट्रल। हम बस यहां से यही पता लगा सकते हैं कि वो चार्ज है या न्यूट्रल है। इलेक्ट्रोस्कोप से कभी ये नहीं पता लगेगा कि वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। देखिए कैसे, मैं आपको क्लियर कर देता हूं इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है। ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक मेटेलिक, उसके थ्रू यहां दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो फ्रीली मूवेबल है, ये देखिए ये जो डार्क पोर्शन है ये है मेटल से बना हुआ, यानी कि वी कैन से कंडक्टर। ये कंडक्टर है। यहाँ पे हम जब कभी भी कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लाएंगे, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज लाए, तो इस कंडक्टर के थ्रू ये इसमें आएगा, और नीचे ये जो मैंने कहा ये फ्रीली मूवेबल है। लीफ बोल लो, ये पत्ते जो है ये मूव कर सकते हैं, खुल भी सकते हैं, वापस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज आया वो पॉजिटिव इस पे भी आएगा और इस पे भी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव क्या कर जाएंगे? रिपेल कर जाएंगे। तो यदि इलेक्ट्रोस्कोप के जो लीफ हैं वो खुल जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है। सेम वे से नेगेटिव लाएंगे तो भी ये जो है रिपेल करके खुल जाएंगे। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता तो ये जो लीफ है ये एक्सपेंड नहीं होते, खुलते नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही रहते। तो इलेक्ट्रोस्कोप से हम पता लगा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज तो सिंपल हैं जो हम पढ़ के आ चुके हैं कि सिमिलर चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन क्वेश्चन भी पॉसिबल है ऐसा कि कैन टू सिमिलर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक जैसे चार्ज हमेशा रिपेल करते हैं, अभी तक हमने ये सीखा था। लेकिन इंडक्शन प्रॉपर्टी के कारण सिमिलर चार्जेस भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो हम आगे जब इंडक्शन प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे वहां से हम क्लियर करेंगे। तो गाइज यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप एक बार फास्टली इसको चेक कर लीजिए।